स्टॉक मार्केट के इस बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज के पिछले 3 पार्ट्स में हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में समझा और आज हम बढ़ेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ और बात करेंगे कि किन स्टॉक्स को आपको हमेशा हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मेरी जिंदगी की पहली कुछ इन्वेस्टमेंट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया है कि किन स्टॉक्स को मुझे अवॉइड करना चाहिए और उसके रिलेटेड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स भी दी है। क्योंकि मैं तब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे पावर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। 2011-12 की ये बात है। उस समय टाटा पावर की शेयर प्राइस 85 to 90 रुपीस चल रही थी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शेयर प्राइस 100 रुपए के करीब चल रही थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4000 रुपए थे और उस अमाउंट के हिसाब से मैं ऐसी कंपनीज को ढूंढ रहा था जिनकी शेयर प्राइस कम हो और जिनके अच्छे खासे शेयर्स मुझे मिल सके। इन दोनों भी कंपनीज की शेयर प्राइस मुझे महंगी लगी, इसलिए मैं पावर सेक्टर की उन कंपनीज की तलाश करने लगा जिनकी शेयर प्राइस बहुत कम हो। ऐसे में मुझे एक ऐसी ही कंपनी के बारे में पता चला जिसका नाम था सुज़लॉन एनर्जी और फिर मैंने सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स 23 रुपए की एवरेज प्राइस पर खरीद लिए। आने वाले कुछ सालों में कंपनी ने काफी खराब परफॉर्म किया, जिसके चलते कंपनी की शेयर प्राइस 10 रुपए से भी नीचे चली गई और उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे 60% का लॉस हुआ। यहाँ पर लॉस जरूर हुआ पर उस लॉस के साथ कई सारी लर्निंग्स मिली जो लॉस के अमाउंट से शायद काफी ज्यादा थी। इन लर्निंग्स को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए ही ये फेलियर स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सक्सेस स्टोरीज से आपको सिर्फ एक मैसेज मिलेगा, लेकिन फेलियर स्टोरीज से आपको कुछ आइडियाज मिलेगी जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद कर सकती है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। पूरी इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना हमारा मिशन है और इसीलिए हमने ये स्टॉक मार्केट की बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज शुरू की है ताकि हर एक भारतीय बड़ी आसानी से स्टॉक मार्केट सीख पाए। तो जरूर ये वीडियो उन सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें स्टॉक मार्केट क्या है या फिर इन्वेस्टमेंट क्या है इसकी जानकारी नहीं है और इस नॉलेज के बाद वो भी फाइनेंशियली लिटरेट बन सके। लॉस क्यों हुआ और गलती कहाँ हुई, ये जब मैं पता कर रहा था तो पता चला कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते वक्त मैंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया था और वो थी शेयर प्राइस। मैंने ये नहीं देखा कि कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है, कंपनी की ग्रोथ कैसे चल रही है और आगे कंपनी की ग्रोथ कैसे हो सकती है। तो आगे से ये गलतियां मैंने सुधार ली और शेयर प्राइस के बजाय कंपनी पर और उसके बिजनेस परफॉर्मेंस पर फोकस करना शुरू किया। इन गलतियों को सुधारने के बाद कई सारी इन्वेस्टमेंट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए। ऐसे में लील इलेक्ट्रिकल्स नाम की कंपनी का मैं एनालिसिस कर रहा था। कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे काफी स्ट्रांग लगे। इनफैक्ट कंपनी के एसेट्स की वैल्यू कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से काफी ज्यादा थी। लील इलेक्ट्रिकल्स ने रिसेंटली अपना कंज्यूमर बिजनेस और लॉयड से ब्रांड हेवल्स को 1600 करोड़ में बेचा था, जिसका पैसा जल्दी कंपनी के पास आने वाला था। साथ ही कंपनी के पास 300 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स और अच्छे खासे रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, तो ये टोटल कुल मिलाकर 2000 करोड़ से भी ज्यादा थी और कंपनी पर नहीं के बराबर कर्ज था। वही कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के करीब था। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड के अनुसार मुझे यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखी। जब किसी कंपनी के पास उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी काफी ज्यादा एसेट्स होते हैं तो उस कंपनी को एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से अंडर वैल्यूड कंपनी कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपको लील इलेक्ट्रिकल्स की पूरी कंपनी 1000 करोड़ में मिल रही थी और कंपनी के पास 1600 से 1700 करोड़ की तो सिर्फ कैश थी और बाकी एसेट्स अलग। तो यहाँ पर मैंने लील इलेक्ट्रिकल्स में ये सोचकर इन्वेस्ट किया कि कभी ना कभी लोगों को कंपनी के एक्चुअल वर्थ पता चलेगी और तब कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। कुछ समय बाद जब मैंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे तो उसमें कहीं पर भी मुझे वो 1600 करोड़ की कैश नहीं दिखी जो कंपनी को हेवल्स को अपना कंज्यूमर बिजनेस बेचकर मिली थी। थोड़ा और वेट करने के बाद मुझे कुछ गड़बड़ लगी। महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन वो अमाउंट कभी भी लील इलेक्ट्रिकल्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर नहीं दिखी। बाद में कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर सेबी ने इंक्वायरी शुरू की। सेबी क्या है और सेबी का फुल फॉर्म क्या है, बिना गूगल किए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, देखते हैं किसे किसे पता है। लेकिन यहाँ पर भी कंपनी के प्रमोटर्स सेबी की इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आगे चलकर शायद सेबी कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर कुछ फाइन भी लगाए, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स का क्या, उन्हें तो यहाँ पर भारी नुकसान झेलना पड़ा। कंपनी की शेयर प्राइस 300 रुपए से गिरकर 100 रुपए पर आ गई और अभी 2-3 रुपए पर आ गई है। मतलब लील इलेक्ट्रिकल्स ने अपने शेयर होल्डर्स को पूरा नील कर दिया। तब एक और इम्पोर्टेंट लर्निंग मिली और वो ये कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बिजनेस ग्रोथ भी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट यानी ईमानदार और एथिकल नहीं है और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर सकता है तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कभी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली कि कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात रही मैनेजमेंट एनालिसिस की, तो मैनेजमेंट एनालिसिस को हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस में कवर करेंगे। आगे जब मैं कंपनीज का मैनेजमेंट एनालिसिस करने लगा तो एक चीज मुझे पता चली कि कंपनीज की एक कैटेगरी है जिनका मैनेजमेंट एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इन कंपनीज की बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना होने की वजह से आप उन कंपनीज का मैनेजमेंट एनालिसिस नहीं कर पाते। साथ ही उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और उनकी ग्रोथ से रिलेटेड भी बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सुज़लॉन एनर्जी और लील इलेक्ट्रिकल्स, ये दोनों भी कंपनीज इसी कैटेगरी में आती है और इस कैटेगरी का नाम है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स उन स्टॉक्स या कंपनीज को कहते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ या उससे कम होता है। पेनी स्टॉक्स का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो कंपनीज बहुत छोटी होती है, जैसे कि वो कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से कम होता है, उन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं। जनरली इन कंपनीज की शेयर प्राइस बहुत कम होती है। ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स आपको 20 से 30 रुपए के अंदर ही मिलेंगे। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इन्हीं स्टॉक से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं, मेरी तरह। इसके पीछे दो मेन कारण हैं। पहला, क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर्स कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो वो पेनी स्टॉक्स को प्रीफर करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको किसी 20 रुपए पर ट्रेड होने वाली कंपनी के 250 शेयर्स मिलेंगे। वही अगर आप TCS, जिसकी शेयर प्राइस अभी 2021 में 3000 रुपए के करीब चल रही है, उसके शेयर्स खरीदते हो तो 5000 रुपए में आपको सिर्फ एक शेयर मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी शेयर प्राइस अभी 2000 रुपए के करीब चल रही है, उसके आपको 2 शेयर्स मिलेंगे। और दूसरा रीजन है कि बिगिनर सोचते हैं कि 3000 रुपए शेयर प्राइस वाली कंपनी की प्राइस जब 6000 होगी तब मेरा पैसा डबल होगा, और अगर जिस कंपनी की शेयर प्राइस 20 रुपए है, उस कंपनी की शेयर प्राइस जब 40 रुपए होगी तब मेरा पैसा डबल होगा। तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि शेयर प्राइस 3000 रुपए से 6000 होने में बहुत टाइम लगेगा, वही 20 रुपए से 40 जल्द हो सकते हैं, और फिर ये सोचकर वो कम कीमत वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पेनी स्टॉक्स है उनकी बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से इनका एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स या तो पहले से ही बैंकरप्ट होते हैं या फिर बैंकरप्सी के करीब होते हैं, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, JP इंफ्रा एटसेट्रा। और कई सारे पेनी स्टॉक्स अपनी खराब बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते पेनी स्टॉक्स बन चुके होते हैं, जैसे कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। और इसलिए मिस्टर विजय केडिया पेनी स्टॉक्स को भंगार कैप स्टॉक्स कहते हैं। वैसे पेनी स्टॉक्स के अलावा एक और कैटेगरी के शेयर्स होते हैं जिन्हें भी आपको अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। पेनी स्टॉक्स कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। शुरुआत करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन से। साल 2007-2008 के करीब रिलायंस कम्युनिकेशंस टेलीकॉम इंडस्ट्री में मार्केट लीडर था और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा था। लेकिन आने वाले कुछ सालों में कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रही और रिलायंस जियो आने के बाद तो रिलायंस कम्युनिकेशन लगभग खत्म ही हो गया और बाद में कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। इस पूरी प्रोसेस में कंपनी की शेयर प्राइस 700 रुपए से गिरकर 10 रुपए के करीब आ गई और बाद में उससे भी कम हो गई। लेकिन यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स ने रिलायंस कम्युनिकेशन में ये सोचकर इन्वेस्ट किया कि अगर कंपनी की शेयर प्राइस 5-10 रुपए से बढ़कर 15-20 रुपए हो जाती है तो हमें बहुत फायदा होगा और हमारा पैसा भी तुरंत बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्राइस बढ़ने की बजाय प्राइस नीचे चली गई और उन शेयर होल्डर्स को बहुत नुकसान हुआ। अब बात करते हैं JP इंफ्राटेक की। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस 2004 से लेकर 2007 तक बहुत बूम में था। 2007 में JP इंफ्राटेक ने नोएडा में 32,000 फ्लैट्स बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और इसलिए उन्होंने फ्लैट के खरीदारों से एडवांस अमाउंट भी ले ली। लेकिन उन 32,000 फ्लैट्स में से उन्होंने सिर्फ 12,000 फ्लैट्स डिलीवर किए और 20,000 फ्लैट्स डिलीवर नहीं किए, जिसके बाद होम बायर्स कोर्ट चले गए और बात धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। लगातार खराब बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते और बहुत ज़्यादा कर्ज होने की वजह से कंपनी वो फ्लैट्स डिलीवर नहीं कर पाई और कंपनी ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया। कंपनी की खराब हालत को जानते हुए भी और कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करेगी ये पता होने के बावजूद भी कई सारे लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया, यही सोचकर कि 10 रुपए से कंपनी की शेयर प्राइस अगर 20 रुपए हो जाती है तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन जिस कंपनी के बिजनेस में कुछ बचा ही नहीं है, उस कंपनी से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारे पेनी स्टॉक्स फेल ही हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स फेल हो जाते हैं और ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स बहुत ही खराब क्वालिटी की कंपनीज होती है। लेकिन शुरुआत में बिगिनर्स को पेनी स्टॉक्स से दूरी रहना चाहिए,
क्योंकि ऑलरेडी बिगिनर्स को एनालिसिस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता और शुरुआत में ही अगर आप ऐसी कंपनीज ढूंढोगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा। तो मार्केट में मिड कैप और लार्ज कैप सेगमेंट में बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप सेगमेंट में भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं, तो उन कंपनीज के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। पेनी स्टॉक्स के साथ दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स बहुत छोटी साइज की कंपनीज होती हैं, जनरली 50 करोड़ या 100 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज। तो ऐसे में अगर 50 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी में कोई इन्वेस्टर 1 या 2 करोड़ के शेयर्स खरीद लेता है तो उस कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी और इसीलिए पेनी स्टॉक्स की प्राइस को मैनिपुलेट करना बड़ी कंपनीज के कंपैरेटिवली इजी होता है। इस चीज़ का उपयोग कई सारे स्कैमस्टर्स अपने फायदे के लिए करते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर कई सारे अलग अलग मैसेजेस आए हैं। एक में बताया गया है कि रेमंड ने सुप्रीम टेक्समार्ट में स्टेक खरीद लिया है। एक में बताया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सुप्रीम टेक्समार्ट में स्टेक खरीद रही है और एक में बताया गया है कि सुप्रीम टेक्समार्ट बोनस शेयर दे रही है, तो जल्द से जल्द कंपनी के शेयर्स खरीद लें। जो लोग इस तरह के स्कैम्स करते हैं उन्हें ऑपरेटर कहा जाता है। तो ऑपरेटर ऐसे ही किसी पेनी स्टॉक में पहले तो अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर्स खरीद लेते हैं, फिर इस तरह के मैसेजेस भेजकर लोगों से शेयर्स खरीदवाते हैं, जिससे कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ने लगती है और फिर जब कंपनी की शेयर प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती है तो वो कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं। बाद में जब सभी को पता चलता है कि न्यूज़ झूठी थी और कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस भी खराब होने के कारण कंपनी की शेयर प्राइस गिरने लगती है और उसमें आम इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान होता है। इस स्कैम को पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कंपनी के शेयर्स को पहले पंप किया गया और बाद में कंपनी के शेयर्स को डंप किया गया, जिसके बाद कंपनी की शेयर प्राइस काफ़ी गिर गई। तो जिन लोगों ने सुप्रीम टेक्समार्ट में इन्वेस्ट किया उन्हें भारी नुकसान भुगतना पड़ा। आज सुप्रीम टेक्समार्ट एक्टिवली ट्रेड नहीं होता है और ये स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गया है। ऐसे ही साई बाबा इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी के मैसेजेस भी मुझे आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे शेयर की प्राइस बढ़ाई गई और बाद में न्यूज़ झूठी होने के कारण और बिजनेस परफॉर्मेंस कुछ भी ना होने के कारण वो शेयर प्राइस इस तरह से तेजी से गिर गई। पेनी स्टॉक्स के अलावा एक और कैटेगरी बहुत डेंजरस होती है। ये कैटेगरी शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड तो देती है, लेकिन इनकी बिजनेस ग्रोथ डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जा रही होती है। कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो रेगुलर डिविडेंड देती है, लेकिन ऐसे में वो कई बार ये एनालाइज करना भूल जाते हैं कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं। ऐसे में कई बार उन्हें रेगुलर डिविडेंड तो मिल जाता है, पर कंपनी की खराब बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते शेयर प्राइस गिर जाती है और उसके कारण उन्हें ओवरऑल लॉस भुगतना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे समझ लेते हैं। अगर आप कोल इंडिया में 2010 में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो उस 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको 4,938 रुपीज का डिविडेंड मिलता। लेकिन पिछले 10 सालों में कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस खराब रही है, जिसके चलते कंपनी की शेयर प्राइस कंपाउंडेड सालाना 9% से गिर रही है और इसी के चलते उन 10,000 रुपए की वर्थ आज 3,895 रुपीज होती। तो उसमें अगर आप कंपनी ने दिया हुआ डिविडेंड दैट इज 4,938 रुपीज ऐड करते हो तो भी आपके 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 10 साल बाद 8,833 रुपीज होती है। तो अच्छा खासा डिविडेंड मिलने के बावजूद भी आप यहाँ पर लॉस में हो। अगर आप साल 2010 में ONGC में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो उन 10,000 रुपए की वैल्यू आज 7,374 रुपीज होती और उस पर आपको 2,547 रुपीज का डिविडेंड मिलता, यानी कुल मिलाकर ये टोटल 9,921 रुपीज होती। तो यहाँ पर भी आपको ओवरऑल लॉस ही हुआ है और ऐसे और भी एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ डिविडेंड पर फोकस करके नहीं चलता है। डिविडेंड के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि उस कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर इसी तरह कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट का और उस डिविडेंड का कुछ फायदा नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने रेगुलर डिविडेंड भी दिया है और रेगुलर बिजनेस ग्रोथ भी दिखाई है, जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा और ये गलती मैंने भी की है। कई सारे लोग इससे भी और कम प्राइस के शेयर्स खरीदना पसंद करते हैं, जैसे कि 1 रुपये के शेयर या फिर 2 रुपये के शेयर। वो लोग सोचते हैं कि 1 रुपये का शेयर लिया तो 2 रुपये उसकी प्राइस हो जाएगी तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 100% रिटर्न्स। और इसीलिए वो कई बार कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से यहाँ पर शुरू करते हैं। 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये के शेयर्स यहाँ पर खरीदते हैं और इसी तरह शेयर्स खरीदते बेचते हैं और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दो कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा चार्ज आपको लगता है,
जिसका नाम है डीपी चार्ज, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। तो अगर आप कम अमाउंट से ऐसे 1-2 रुपये के शेयर्स खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा डीपी चार्ज आपको लगेगा। तो अगर आप बहुत कम अमाउंट के शेयर्स डिलीवरी में बेचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीपी चार्ज लगेगा, तो जिससे शायद आपका प्रॉफिट भी कवर ना हो पाए। तो बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज के अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि आपको कम अमाउंट में शेयर्स क्यों खरीदने बेचने नहीं चाहिए, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है और कैसे यहाँ पर आपको बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं जो कि कई बार हिडन चार्जेस की वजह से लगते हैं। तो उन हिडन चार्जेस के बारे में भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हमें 2 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिली है। पहली लर्निंग ये है कि बिगिनर्स को पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनकी बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और कई सारे स्टॉक्स खराब क्वालिटी के होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ डिविडेंड के पीछे नहीं भागना है, डिविडेंड के साथ आपको ये भी देखना है कि वो कंपनी आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर नहीं। और अगर आपको लगता है कि वो कंपनी आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करेगी तो ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो ये दोनों भी पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखिए। आज यहीं पर रुकते हैं। आज का ये एपिसोड और पूरी सीरीज आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम हमेशा आपका फीडबैक पढ़ना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, उससे हमें भी कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलता है। सो जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में। कन्वे बाय फिनोशंस को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।